वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। बेटा हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जो आपका चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास का, फिज़िकल एनवायरनमेंट आपकी बुक है, उसका हम टॉपिक कराने जा रहे थे इंडियन डेजर्ट। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ तक आपका करा दिया था। इंडियन डेजर्ट से हमने स्टार्ट करना है, तो जो इंडियन डेजर्ट है यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है, जो हम क्लियर करेंगे। कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा उसे समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ये कि कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बाद कि यहाँ की जो लोकेशन है, धरती है, अर्थ है, वो कैसी है, इसका सरफेस मतलब कैसा है, प्लेन है या जिगजैग है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बारिश कैसी होती है, रेनफॉल कैसा है, और रेनफॉल है कम है तो कैसी यहाँ पे वेजिटेशन है, ज़्यादा है तो कैसी वेजिटेशन है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इतना टफ नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चे, इसमें क्या है कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट दिया है, किसके नॉर्थ वेस्ट में है बेटा, अरावली रेंजेस, अरावली जो हिल्स हैं उनके नॉर्थ वेस्ट में है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। देखिए ये इंडिया की बनाई है मैंने, इंडिया का ऐसे करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये क्या बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन, नॉर्थ से लेके वेस्ट के जो बीच में जगह है, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है और इसमें अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में, अरावली का नॉर्थ ये और वेस्ट ये, यानी कि यहाँ पर इस जगह। अब ये कौन सी जगह है, दोबारा से देखिए, दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपने मैप ध्यान से देखा है तो जब हम मैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसे कुबड़ सा नज़र आता है बेटा। जैसे अगर हम यहाँ पे बिगड़ गई है शेप, दोबारा से बना देते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा कुबड़ सा है, फिर ऐसे चल के फिर ये इंडिया की शेप है, ठीक है। अब ये वाला कुबड़ सा देखिए, ये तो ये कुबड़ कहाँ है, ये अरावली रेंजेस यहाँ पर है, इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये एरिया हमारा इंडियन डेजर्ट है। तो यहाँ पर ये आपका हॉट डेजर्ट है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट तो लद्दाख में है, यहाँ पे ऊपर इधर ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड है। और ये आपका कैसा है, ये आपका थार नाम है इसका, THAR, थार, तो हॉट डेजर्ट है। तो बेटा यहाँ की जो लैंड है वो ऊबड़ खाबड़ है, जिसके ऊपर बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल रेतीले टीले पाए जाते हैं, जो रेत के टिब्बे होते हैं ना, टिब्बे, वो पाए जाते हैं। और कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल कैसे, जब हम सर्कल देखते हैं, मॉडल ऑफ द अर्थ देखते हैं, तो उसमें लंबी लंबी ऐसे लाइनें लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो इसका मतलब जो रेत के टीले हैं वो ऐसे लंबाई में हैं, ऐसे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। जो बारिश है बेटा वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, और जब बारिश इतनी कम है तो रिज़ल्ट क्या होगा कि यहाँ पे पानी की कमी है, पानी की कमी है तो जो ड्राई, यहाँ पर ड्राई वेजिटेशन पाई जाती है, यानी कि वेजिटेशन वही होती है जो ड्राई एरिया में पैदा हो सकती है, सूखे एरिया में पैदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति है बेटा, उसके वेजिटेशन की जो पत्तियाँ हैं वो पानी की कमी से हार्ड होके नुकीली बन जाती हैं, और कौन सा पौधा बन जाता है, जैसे कि कैक्टस, नागफनी बोलते हैं ना हिंदी में। तो कैक्टस आपने देखा है ना, उसमें कांटे होते हैं, दरअसल वो कांटे नहीं होते, वो पानी की कमी से वो पत्तियाँ वो हार्ड शेप में हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं। उसके बाद में देखिए बेटा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल शेप है, 150 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल होता है। जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे लो वेजिटेशन है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है, मतलब एरिड का मतलब मरुस्थल है, यहाँ का सूखा सूखा एरिया है। तो इसीलिए बेटा इसे हम मरुस्थली के नाम से जानते हैं। इस जगह को किसके नाम से जानते हैं, मरुस्थली के। तो आपके पेपर में अगर इंटरनल क्वेश्चन आ जाता है या टीचर पूछ लेते हैं कि मरुस्थली लैंड कौन सी है, तो आप बता सकते हो जहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी लो रेनफॉल है, जहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल रेत के जो ड्यून्स हैं वो पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स, और बेटा जहाँ की जो लैंड है उबड़ खाबड़ है। और सबसे मेन मरुस्थली कहने का रीज़न है कि
कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड है और वेजिटेशन बहुत ही लो है। ठीक है, तो इसीलिए इस लैंड को मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक, मतलब जो बेटा ये माना जाता है कि मेसोजोइक जो टाइम पीरियड था, तो ये वाला हिस्सा ये ओशन का पार्ट था, समुद्री हिस्सा था, समुद्री हिस्सा था बेटा, ओशन का पार्ट। और इसे इसमें किस में कि बाद में है ना, इसे इसके अंदर मतलब अकाल पड़ा, अकाल जैसी फेमाइन जैसी कंडीशन आई यहाँ पर, धीरे धीरे पानी सूखता चला गया और ये जीवाश्म पार्क जो होता है ना, फॉसिल फ्यूल्स रीजन, उसमें चेंज हो गया। तो किसमें कि यहाँ पर दिस कैन बी corroborated by the evidence available at Wood Fossil Park at Akal and marine deposit around ब्रह्मसर नियर जैसलमेर। अब देखिए इन्होंने क्या बताया इसमें कि जो आकल, मतलब जो आकल दिया है उन्होंने, आकल में जो कास्ट इसमें वुड दिया ना, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लकड़ी को काठ भी बोल देते हैं लकड़ी को, तो कास्ट। तो ये यहाँ पे फॉसिल पार्क बन गया है, जीवाश्म पार्क, क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर के पास में, ब्रह्मसर के जो आसपास यहाँ पे समुद्री निक्षेप है। समुद्री निक्षेप मतलब कहीं कहीं पर इतनी गहराई है कि ऐसा माना जाता है कि कभी के टाइम में ये समुद्री एरिया रहा गया था, मतलब कि कम से कम 18 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर समुद्री वर्ष है। तो समुद्री कैसे आका गया, क्योंकि जो यहाँ पर सैंड ड्यून्स में कभी कोई जीवाश्म, कोई फॉसिल फ्यूल्स, कोई एविडेंस पाए जाते हैं, तो आज से 18 करोड़ वर्ष पहले उन तक उनकी उम्र नापी गई है। इसका मतलब 18 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर क्या पाया गया था, ओशियंस के यहाँ पे एविडेंस पाए गए थे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, अब इन्होंने इसमें क्या कहा, 18 वर्ष का मतलब बेटा 18 अरब वर्ष, इट मीन्स 180 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अगर आप उसे करोड़ में लेंगे तो 18 करोड़ आ जाएगा, और अगर मिलियन में लेंगे तो एक ज़ीरो लग जाएगी, 180 मिलियन आ जाएगा। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है कि इसमें थ्रो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, येट ड्यू टू एक्सट्रीम ओल्ड कंडीशंस इट्स सरफेस फीचर्स हैव बीन carved by physical weathering and wind auctions। अब देखिए बेटा इसमें जबकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मतलब जो इसके अंदर से है वो चट्टानें कहीं कहीं मिलती हैं, तो ये ऐसा माना जाता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का ही पार्ट है ये, कि इसके अंदर चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी शेप ऐसी हैं कि बहुत ड्राई होने की वजह से इसकी जो शेप है वो इसकी शेप बिगड़ी हुई है, मतलब एयर से कंस्ट्रक्ट शेप मानी जाती है, क्योंकि बेटा जो सैंड ड्यून्स है ना वो एयर की वजह से होती है। जब तूफ़ानी हवाएं, गर्म तेज़ हवाएं, लू जब चलती हैं, वो हवा के प्रेशर से जो सैंड ड्यून्स हैं वो शेप बदलते रहते हैं, और यहाँ पे इसके इस ड्राई सरफेस की वजह से ही इसे यहाँ पे हॉट डेजर्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि रेतों के टीले पाए जाते हैं चारों तरफ, और क्योंकि इसमें ढलान भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ढलान के बेस पर इस मरुस्थल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भाई कहीं पर ज़्यादा ढलान है, कहीं पर कम है, तो 2 पार्ट्स में जो इसका नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर कच्छ के रन पाए जाते हैं, मतलब गुजरात के पास, और जो राजस्थान की बाउंड्री है। आप अगर मैप देखेंगे तो जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे, ये आपका गुजरात और ये आपका राजस्थान, यहाँ पर कच्छ के रन पाए जाते हैं। तो जब ये कच्छ के रन है वो यहाँ तक फैले हुए हैं, डॉट डॉट करके यहाँ तक, यानी कि राजस्थान की साइड को, इस वेस्ट साइड को टच करते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। एक तो कच्छ के रन के बेस पर जो यहाँ पे ढलान पाए जाते हैं, और बेटा दूसरा क्योंकि जो कच्छ के रन है इसका जो सिंध की तरफ जो ढाल है, जो सिंध की तरफ मतलब ढाल है इसका, वो नॉर्दर्न पार्ट है। अब सिंध कहाँ है, सिंध बेटा क्योंकि अगर हम बाउंड्री पार करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, तो पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ पर ये गुजरात है, तो ये यहाँ पे कच्छ के रन है, और ये यहाँ पे बाउंड्री
पाकिस्तान की है। ये किसकी बाउंड्री है बेटा? पाकिस्तान की। तो यहाँ पर सिंध पाया जाता है इधर। तो इन्होंने कहा है कि सिंध की साइड में एक हिस्सा तो इसका ही राजस्थान ये है, ये सिंध की साइड में है जहाँ पे कच्छ के रन हैं, ठीक है। मतलब एक हिस्सा सिंध की साइड में, इसके नॉर्थ में, इस राजस्थान की नॉर्थ साइड ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। तो इसकी जो नॉर्थ है वो सिंध का ढलान है। तो एक हिस्से को, एक पार्ट को डिवाइड कर किया गया सिंध की साइड जो नॉर्थन पार्ट है, और दूसरी साइड जो इस राजस्थान की साउथ पड़ती है वहाँ पर कच्छ के रन टच होते हैं। तो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आती हैं। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो रिवर्स है बहुत कम टाइम के लिए हैं, अल्पकालिक है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती हैं रिवर्स यहाँ पर, ठीक है बेटा। कहाँ पर है हम, आपको पता है कहाँ पर है? अभी मैंने आपको ये आपका क्लियर किया है। तो यहाँ पे सम स्ट्रीम डिसअपेयर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस, यानी कि रिवर्स की कुछ जो धाराएं हैं वो यहाँ पर गायब हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं, और कुछ कहीं कहीं पर दिखाई देती हैं। तो जो मरुस्थल का साउथ पार्ट है, उस मरुस्थल के साउथ पार्ट में जो रिवर बहती है उस रिवर का नाम है लूनी रिवर, जो बहुत ही इस एरिया की इम्पोर्टेंट रिवर है, इस एरिया की इम्पोर्टेंट रिवर है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये इवोपरेशन वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि दिन भर बहुत हॉट वेदर रहने की वजह से गर्मी बहुत है, यहाँ की सैंड ड्यून्स में बहुत हॉटनेस है, और जितने यहाँ पे दिन में गर्मी है रात को इससे डबल ठंड है। तो यहाँ पे क्या है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस एरिया में हमेशा पानी की कमी बनी रहती है, और कुछ रिवर्स तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही गायब हो जाती हैं। और बेटा ये एक ड्रेनेज का एग्जांपल है। कौन से ड्रेनेज का? जो अंडरग्राउंड बहता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदियों का एरिया जो धरती के नीचे नीचे बहता है। यहाँ पर कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो झील में मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि छोटी रिवर्स होती है बड़ी झील में जाके मिल जाती हैं। और जो यहाँ की झीलें हैं मोस्टली यहाँ की झीलों का पानी खारा होता है, टेस्टलेस होता है, बिल्कुल भी मतलब स्वीट नहीं होता, फ्रेश वाटर नहीं होता, सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर, इतना सॉल्टी जिससे कि नमक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका कोस्टल प्लेन्स अब इसके बाद पढ़ाऊँगी। आपका इंडियन डेजर्ट एक्सप्लेन किया है। आपका जो कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन है किसे कहते हैं? अब हम ये शुरू करते हैं। आपका कोस्टल प्लेन इंडियन डेजर्ट कंप्लीट हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसकी लोकेशन बताई है, कैसा यहाँ का सरफेस है, उबड़ खाबड़ है, और सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। रेनफॉल कैसा है? 150 मिलीमीटर से भी कम है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बेटा यहाँ पर जो मतलब क्या क्या मैं इसके वेस्ट में इसको, क्योंकि मरुस्थल कहलाता है, हॉटनेस के बेस पर इसके ढलान इसमें है, उसके बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो सिंध की तरफ जाता है, और जो उसका साउथ पार्ट है वो कच्छ के रन में मिक्स हो जाता है। और यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो बहुत साल्टी हैं। रिवर्स यहाँ की बड़ी बड़ी लेक्स में मिक्स हो जाती हैं, बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहने वाली रिवर्स हैं, ज़्यादातर अंडरग्राउंड बहती हैं। और यहाँ पर जो इवोपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी की हमेशा कमी बनी रहती है। तो ये मैंने आपका इंडियन डेजर्ट क्लियर किया बच्चे। अब इसमें आपका नेक्स्ट देखिएगा तटीय मैदान कह सकते हैं हम इसको, कोस्टल प्लेन्स को। अब हम इसमें हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारे भारत के कोस्टल लाइन है वो बहुत लंबी है। कोस्टल लाइन लंबी है, मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे। देखिए ये हम नीचे वाला ये पार्ट बनाते हैं हमेशा इंडिया का, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो नीचे ही है। अब ये वाला वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। कोस्टल एरिया वो होता है जहाँ पर पानी टच होता है, तो यहाँ पर पानी टच है, और यहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, यानी कि तटीय मैदान है, जो तट के किनारे मैदान पाए जाते हैं। और बेटा यहाँ की तट रेखा बहुत लंबी है, क्योंकि हम तट रेखा उसको काउंट करते हैं भारत की ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी के किनारे होता है, और पानी के किनारे हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी हैं। तो तट रेखा बहुत लंबी है, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन बहुत एक्टिव है। ये इस हमारे कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये वाला जो मैं एरो लगा रही हूँ ये हमारा वेस्टर्न है, सॉरी
ये हमारा वेस्टर्न है और ये हमारा ईस्टर्न है। तो ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, ठीक है बेटा। जो ईस्ट की साइड पाए जाते हैं प्लेन्स वो ईस्टर्न, जो वेस्ट की साइड पाए जाते हैं वेस्टर्न। और हमारे जो कुछ ऐसे प्लेन्स एरिया हैं हमारे वेस्टर्न साइड में जो पानी के नीचे डूबे हुए हैं, पानी के अंदर है, तो वो हमारे कौन से हैं देखिएगा बेटा। तो वो हमारे एग्जाम्पल है सबमर्ज कोस्टल प्लेन। सबमर्ज कोस्टल प्लेन का मतलब होता है वो मैदान जो पानी में अब डूब चुके हैं, जहाँ किनारों तक पानी चढ़ा हुआ है उनके, ठीक है बेटा। तो किसी टाइम पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट जो मैं आपको बता रही हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये मेन भूमि पर हुआ करता था, जो मेन लैंड थी वहाँ पर स्थित था, पानी में डूबा हुआ है। और क्योंकि सबमर्ज है इस वजह से यहाँ पर अब हमारे वेस्टर्न साइड में बहुत छोटी पट्टी मैदानों की बच जाती है। छोटी पट्टी का मतलब कि जो मैदान यहाँ पर यहाँ तक फैले हुए हैं, अब ये वाला हिस्सा तो पानी में डूब गया और ये वाला हिस्सा छोटा सा बचा है, मतलब इतना चौड़ा होने के लिए, लेकिन अब आधा बचा हुआ है। ये वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रही हूँ ना बच्चे, ये वाला पार्ट, तो ये आपका बहुत ही कम पार्ट बचा है जो बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जितने भी बेटा ये कोस्टल एरिया हैं, यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह जिन्हें हम पोर्ट कहते हैं पाए जाते हैं। कुछ बंदरगाह मैन मेड है जो इंसान ने बनाए हैं शिप को खड़ा करने के लिए, और कुछ यहाँ पे नेचुरल हैं, मतलब नेचुरल ही पानी के किनारे ऐसी जगह बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ नेचुरल पोर्ट को मैं, कांडला है जो गुजरात में है, मंझगांव गुजरात में मंझगांव, वहाँ पर JLN नवाहा शेवा, मारमा गोवा मैंगलोर में है, मारमा गोवा गोवा में है, ठीक है बेटा। और मैंगलोर है यहाँ पर, कोचीन है यहाँ पर। तो कौन कौन से नेचुरल, कांडला, मंझगांव, JLN नावाशेवा, मारमा गोवा, मैंगलोर, कोचीन। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके नेचुरल हैं और ये पेपर में पक्का आता है, आपसे पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसमें मैं पेज चेंज करके दिखाती हूँ आपको इसका, देखिएगा जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो ये नाम है बेटा, ठीक है। तो आप अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके नेचुरल पोर्ट है। उसके बाद है बेटा इसके नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, जो वेस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये इसका नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट में इसके वाटर हो गया। तो इसके नॉर्थ में गुजरात पड़ता है। कौन सा एरिया है, गुजरात, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में। और इसके बेटा जो अब देखिएगा इसमें इन्होंने कहा है कि इसके नॉर्थ में तो गुजरात है और इसके साउथ में केरल है, केरल कोस्ट है, गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, केरल कोस्ट साउथ में। इसके वेस्ट में यहाँ पर मैदान फैले हुए हैं वेस्ट से चिपके हुए, जो बिल्कुल वेस्टर्न साइड को टच करते हैं। तो इन्हें हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भाई नॉर्थ में जैसे गुजरात है तो गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट आ गया है। कौन कौन सा कोस्ट आ गया नॉर्थ में, गुजरात में कच्छ और काठियावाड़। अब इसके जो वेस्ट है उसमें देखते हैं महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट आ गया, कोंकण कोस्ट, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट में तो इसके बेटा 3 हैं, कोंकण है और गोवा तट भी है और कर्नाटक और केरल के मालाबार तट हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कोंकण, जो गोवा है यहाँ पे कन्नड़ और नीचे तक इसका मालाबार। अब कहाँ से कहाँ तक कोंकण, गुजरात से लेके गोवा, जो आपका गुजरात है, दोबारा से देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, आप ध्यान से देखोगे तो कर पाएंगे। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, इसके पास छोटा सा गोवा, ये कर्नाटक और नीचे केरल। गुजरात से लेके गोवा ये आपका कोंकण है और गोवा से लेके न्यू मंगलोर तक आपका कन्नड़ है और न्यू मंगलोर कर्नाटका से लेके नीचे केरला तक मालाबार है। और इसके ईस्ट साइड में 2 ही हैं, तमिलनाडु से जो पहले आंध्र प्रदेश बड़ा था, अब टुकड़े हो गए हैं, पहले बड़ा था तो इसलिए हम इसको इतने यहाँ तक तमिलनाडु से लेके इसके साउथ आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल है और साउथ आंध्र प्रदेश से लेके ऊपर उड़ीसा तक, ये उड़ीसा है, यहाँ तक उत्तरी सरकोर भी कह देते हैं, उत्तरी सरकोस भी, नॉर्थ सरकोस मतलब इसका नाम है, कह देते हैं। तो इसके 2 ही हैं ईस्ट में, कौन से, उड़ीसा से लेके नॉर्थ आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकोस, ठीक है, और नॉर्थ आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोरोमंडल। अब बेटा नॉर्थ आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए
अब हमने इतनी बात कर ली है। यहाँ पर जो ये आपका मालाबार है केरला में, ये हमारे टूरिस्ट के लिए बहुत ही एक अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि केरल में एवरी ईयर बहुत ही फेमस यहाँ पे नेहरू ट्रॉफ़ी वलामकाली, क्या है ये नेहरू ट्रॉफ़ी वलामकाली, ये नाव की दौड़ होती है पानी में, तो बहुत ही फेमस ये आयोजन किया जाता है बेटा। और ये पुन्नामदा कयाल एक जगह पड़ती है, वहाँ पर होता है नेहरू ट्रॉफ़ी वलामकाली पुन्नामदा कयाल में, केरला में ये प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। अब जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं इनकी तुलना में जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा चौड़ा है, थोड़े उभरे हुए भी हैं, ठीक है। तो और इसके पूरब की तरफ जो बहने वाली नदियाँ जो भी हमारी ईस्टर्न साइड से रिवर्स आती हैं, ईस्टर्न जो कोस्ट मैंने आपको बताया है, दोबारा देखिएगा, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट है। जितनी भी यहाँ से नदियाँ बह के आती है इधर, वो सारी इधर ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। सारी की सारी रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, ठीक है बेटा। और जो हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, लंबे चौड़े डेल्टास बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 रिवर्स हमारी जो साउथ की साइड में है वो इसमें शामिल है, जो हमारी जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। और क्योंकि ये एक उभरा हुआ सा तट है, तो इस वजह से उभरा हुआ सा तट मतलब प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ढलान से पे है, तो इसलिए यहाँ पर पोर्ट बहुत कम है, पोर्ट कम है। और यहाँ की जो हमारी चौड़ाई है ये 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हमारे पोर्ट हैं तो इनका डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। अब 500 किलोमीटर दिया है बेटा, डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए, चेंज करती हूँ। अब इसमें मैं आपको यहाँ तक पहुँच गई हूँ पढ़ाते हुए। सेल्फ एक्सटेंड मतलब इसकी बहुत कम है, खुद की चौड़ाई कम है, ढलान ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो अब अगर आके शिप रुकेंगे भी तो उनके लिए चौड़ाई तो चाहिए, जगह तो होनी चाहिए, फ्लैट तो यहाँ पे वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको बुक में पूछ लिया है कि जो भी ईस्टर्न आपके कोस्ट है उनके कुछ पोर्ट के नाम बता सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अब जो हमारा इसका लास्ट पैराग्राफ, आपका लास्ट हेडिंग बचा है इस चैप्टर का, तो वो देखिएगा बेटा, द आइलैंड्स। हमारा जो लास्ट है वो द आइलैंड्स है, और इस वीडियो का ये पार्ट 10 है, तो ये पूरा चैप्टर मैं पार्ट 10 तक कवर कर दूँगी बच्चे। अब देखिएगा, देयर आर 2 मेजर आइलैंड्स ग्रुप इन इंडिया। अब हमारे आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। आपको पता है इंडिया के आइलैंड्स कितने हैं? 2 आइलैंड्स हैं, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार और ये आपका लक्षद्वीप। तो हमारे कितने आइलैंड्स हैं? 2 आइलैंड्स हैं। अब हमारे जो 2 आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर, और एक आइलैंड आपका अरेबियन सी में है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आपके 2 आइलैंड्स हो गए। अब देखिए, जो हमारा बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार, ये ग्रुप में है। तो इसमें बुक में आपको बताया गया है 572, मतलब 572 छोटे छोटे आइलैंड। देखिएगा जैसे ये है, अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे यानी कि 572 आइलैंड हैं। लेकिन बच्चे इसमें 204 जो हमारा इंटरनेट है वो 204 आइलैंड बताता है अंडमान निकोबार के अंदर। तो ये 572 आइलैंड कहाँ से आए? क्योंकि कहते हैं एनसीईआरटी बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा ये जो कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो हम काउंट करते हैं बड़े बड़े आइलैंड, कुछ अभी तक मतलब है 572, लेकिन काउंट में 204 ही काउंट करते हैं। ये 572 आइलैंड वो आइलैंड है जो बड़े आइलैंड के पास छोटे आइलैंड है, हम उन्हें एक ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई बड़ा सा करके दिखाती हूँ, कोई बड़ा सा आइलैंड है ये, और एक ये बड़ा सा आइलैंड है, ये भी बड़ा सा आइलैंड है। तो हम क्या करते हैं, जो इनके पास में छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, इनको इन्हीं का पार्ट मान के काउंट कर लेते हैं। तो वैसे 572 है। मैं तो कहूँगी कि आप एनसीईआरटी के साथ जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बेस्ट होती है। तो कितने छोटे छोटे आइलैंड है? करीबन अप्रॉक्सीमेट 572। और ये हमारे नॉर्थ के 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट के बीच में है। अब देखिए क्या बता दिया आपको, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बताया। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बेटा, ये आपका इंडिया है, ठीक है बच्चे। अब ये जो इंडिया है, ये डिग्री बताई है इन्होंने,
यहाँ पर जो आपका ये है। अब अगर मैं इसका सर्कल बना लूँ, ये ग्लोब बना लिया मैंने, ये हमारे बीच में इक्वेटर, मान लो बीच में इक्वेटर लाइन है, मैंने नीचे से थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। ठीक है बेटे, दोबारा से देखिएगा, ग्लोब, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब ये जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट टच हो रहा है वो तो किस लैटिट्यूड को टच हो रहा है, 8 डिग्री 4 को टच हो रहा है, 8 डिग्री 4, और ऊपर से 37 डिग्री 6 को टच हो रहा है। लेकिन तो ये अंडमान निकोबार इसके बीच में है, तो ये कितने, मतलब ये कितने बीच तक इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है थोड़ा सा और नीचे, ये नीचे तक हल्के से आ जाते हैं। तो ये जो हमारा है ये 6 डिग्री पर है, 6 डिग्री पर, यानी कि जो ये वाला लैटिट्यूड गया है ना, तो ये 6 डिग्री पर है। तो अंडमान निकोबार जो हम बात कर रहे हैं इसके नॉर्थ में 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक है, नीचे 6 डिग्री से लेकर यहाँ से और यहाँ तक का यहाँ तक, इसके बीच में इन्होंने दिखा दिया अंडमान निकोबार। तो ये पैरों की साइड यहाँ पर, ये पैर समझ लो, ये सिर की तरफ, ये इसका राइट जो लगा रही हूँ ये सिर समझ लो। तो 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री, 6 से लेकर 14 में है। और ये अगर हम ये लॉन्गिट्यूड यहाँ ऐसे करें और ऐसे करें तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में फंस गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडमान निकोबार की बात हो रही है। तो ये हमारा 71 ईस्ट से लेकर 74 ईस्ट के बीच में बिखरा पड़ा है, इतने बीच में फैला हुआ है। अब ये जो हमारा केरल का कोस्ट है, केरल के कोस्ट से अब देखिए 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक की बात कर ली हमने कि 6 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में है। और जो लॉन्गिट्यूड में है वो 92 से लेकर 94 के बीच में है। और रीची जो आइलैंड है, रीची आइलैंड नाम का भी एक ग्रुप है, रीची है, लैब्रिंथ आइलैंड है। ये लैब्रिंथ और रीची यहाँ के मेन 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। बंगाल की खाड़ी के जो हमारे आइलैंड्स हैं इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसका जो सिर वाला हिस्सा है, नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा, वो तो ऊपर के हिस्से में अंडमान और दक्षिण में निकोबार मान सकते हैं हम। तो ये जो हमारे द्वीप है, ये आइलैंड है, ये हमारे पानी में, पर्वतों में, जो हमारे पानी में पर्वत, माउंटेन जो सबमर्ज हो चुके हैं उनका पार्ट है। यानी कि 204 पार्ट इसके ऊपर हैं अगर, तो इसके बाकी के नीचे गए, इट मीन्स ये है। तो कुछ हमारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जो हमारे कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो हमारे वोल्केनो से, ज्वालामुखी से पैदा हुए हैं। ठीक है बेटा, अब जो ज्वालामुखी से पैदा हुए हैं तो अब इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं ये हमारे किससे बने हुए हैं, ये कंकर, पत्थर और जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु मर के जुड़ जाते हैं आपस में, उनसे उनके अंश, उनके क्या बोल सकते हैं, उनके पार्ट से बने हुए हैं ये आइलैंड्स। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको इसमें नीचे कुछ बताया हुआ है आपकी बुक में, इसमें दिया हुआ है कि जो आपका ऑन 26 दिसंबर 2004 यानी कि 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप पर बेटा एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था। और क्या आया था, सुनामी आई थी 2004 में। और इतनी तगड़ी सुनामी आई थी बेटा कि जो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है हमारा, इसके हमारी जो भारत की बाउंड्री है लास्ट ओशियन के अंदर इंदिरा पॉइंट है, वो सबमर्ज हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ है, अब आके थोड़ा दिखने लग गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं दिखा है, तो बहुत तबाही आई थी। अब नेक्स्ट इसमें दिया भी है कि जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं इनके ऊपर कुछ मेन माउंटेन्स पाए जाते हैं, और उन माउंटेन्स की कुछ चोटी हैं। तो सैडल चोटी दी हुई है नॉर्थ में जो अंडमान है, यानी कि अंडमान का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर माउंट डिओवोली है। कौन सा माउंट है, माउंट डिओवोली। ठीक है बेटा, और जो इसके मिडिल वाला अंडमान है, बीच वाला हिस्सा अंडमान का, इस पे जो माउंटेन है उस माउंटेन का नाम माउंट कोयोब है, और इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। और माउंट डिओवोली जो उत्तर में था, नॉर्थ में, उसकी 738 थी, और इसके साउथ में 460 मीटर ऊंचाई है। और माउंट थ्विलर, जिसे हम ग्रेट
निकोबार में भी पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में आ जाता है वो हिस्सा, तो माउंट थ्रिलर है। ठीक है बेटा। और ग्रेट निकोबार में 642 मीटर इसकी आ रही है, मतलब यही सेम माउंटेन जिसका नाम है माउंट थ्रिलर 460 मीटर तक तो अंडमान में है, उसके बाद ये फैला हुआ है निकोबार तक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है जो इसका वेस्टर्न घाट है हमारा, नीचे भारत का हिस्सा जो इसका पश्चिमी तट है, वहाँ पर भी कुछ बहुत सारे खूबसूरत बेटा निक्षेप हैं, खूबसूरत पुलिन बने हुए हैं। और यहाँ पर जो बारिश होती है, और बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर कैसी इक्वेटेरियल वनस्पति उगती है, इक्वेटेरियल वेजिटेशन उगती है, यानी कि भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है बेटा। अब देखिए अरब सागर के द्वीपों में, भारत के नहीं सॉरी अंडमान निकोबार के, हम अंडमान निकोबार की जो पश्चिम साइड है वहाँ पर। अब हम बात करें अरब सागर की, बिल्कुल लास्ट रह गया है। अब देखिए अरब सागर जो हमारा, अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी माना जाता है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक के बीच में है लैटिट्यूड्स में, और लॉन्गिट्यूड में 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट के बीच में बिखरा पड़ा है। और जो हमारा केरल है ना, केरल मैंने आपको बताया था मालाबार तट, तो केरल के किनारे से, उसके तट से, उसके कोस्ट से ये 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। ठीक है, यानी कि जब ये शुरू होता है बेटा लक्षद्वीप, तो केरल से एक बार बता ही देती हूँ, लास्ट तो टॉपिक है ही आपका। ये देखिए ये हमारा केरल है, यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, जो इसके बीच का गैप है वो 280 है, लेकिन यहाँ 280 है, लेकिन जो यहाँ तक फैला हुआ है इस आइलैंड तक लास्ट तक, टोटल मिला के 400 कितना है आपका 480 किलोमीटर है। समझ आया अब आपको? तो जो पूरा का पूरा आइलैंड है वो 10 डिग्री चैनल की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब क्या होता है 10 डिग्री चैनल? जब दो धरती के टुकड़ों के बीच में जो पानी वाला रास्ता होता है ना, समुद्री मार्ग, उसे हम चैनल बोलते हैं। तो इधर तो ये लैंड पोर्शन हो गया भारत का, इधर हो गया अंडमान निकोबार का, बीच में पानी है अरब सागर का, तो 10 डिग्री चैनल आता है। क्वेश्चन आता है भैया 10 डिग्री चैनल किस किस को भाई आपस में जोड़ता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का रास्ता बनाता है? तो केरल से लेके अंडमान निकोबार। ठीक है बेटे। अब 10 डिग्री चैनल है वो भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। जो नॉर्थ साइड है लक्षद्वीप की, वहाँ पर अमीनी आइलैंड है, और जो साउथ है वहाँ पे कनानोरे आइलैंड है। और इस आइलैंड ग्रुप पर जो तूफ़ान आए थे, तूफ़ानों से बना हुआ एक पुलिन है, तूफ़ानों से बना हुआ। नेक्स्ट दिखाती हूँ लास्ट। तो देखिए इसमें तो आपको 453 किलोमीटर दिया हुआ है। किसका दिया? हाँ, अभी तक तो वहाँ पर पहुँचे नहीं है। देखिएगा क्या बता रही हूँ मैं, केरल से लक्षद्वीप की दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर है। पूरा का पूरा ग्रुप जो हमारा प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। और लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड कितने हैं? 36, उसमें कितने बताए थे? 572। ठीक है, अंडमान निकोबार में। और लक्षद्वीप में कितने हैं बताइए बेटा, कितने हैं हमारे? यस 36 आइलैंड है, यानी कि 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है लक्षद्वीप। और इस 36 में से 11 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं, मानव का आवास है, ह्यूमन हैबिटेशन है। ठीक है, हैबिटेट है। तो 11 हैं, 11 हैं। और इन आइलैंड्स में जो मिनिकॉय है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, और इसका जो एरिया है मिनिकॉय का वो 453 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरा का पूरा आइलैंड, हमारा आइलैंड ग्रुप 10 डिग्री चैनल की वजह से 2 भागों में बढ़ गया है। नॉर्थ में अमीनी आइलैंड है, साउथ में कनानोरे आइलैंड है। और इसमें जो द्वीप समूह बने हुए हैं वो तूफ़ानों की वजह से भी, तूफ़ान आए थे जिनकी वजह से तूफ़ानों में जो लैंड पोर्शन है वो यहाँ पर तूफ़ानों से निर्मित, तूफ़ानों के साथ में आए हुए जो बेटा, क्योंकि कोरल आइलैंड है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो मर जाते हैं उनसे, उनकी हड्डियों से, उनके कंकाल से जुड़ा हुआ है। तो तूफ़ानों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड पर जो जीव जंतु मरे, या फिर यहाँ पे पानी आया उनमें जीव जंतु बहुत नन्हे नन्हे आए, तो उनके वजह से बना हुआ है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्योंकि जीव जंतुओं से बना हुआ है
तो यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश। इसके पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो बच्चे आज हमने यहाँ तक किया। आपकी वीडियो हो गई 35 मिनट की। तो आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। गाइज़ आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पर लगता है कि मैं अच्छा नहीं समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू गाइज़।